हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है नेशनल इनकम। हम सभी जानते हैं कि आज के युग में नेशनल इनकम का जो कंसेप्ट है वो वो ये कंसेप्ट सभी जितने भी हमारी आर्थिक प्रणालियां हैं उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है ना। इसका कारण है कि बहुत सारे हमारे जो राष्ट्र हैं अलग अलग तरह के, तो विभिन्न राष्ट्रों की राष्ट्रीय आय की तुलना के आधार पर इससे किसी भी हमारे राष्ट्र का आर्थिक स्तर जो है वो मालूम किया जा सकता है। और इसके अलावा सरकार हमारी गवर्नमेंट भी विभिन्न तरह की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के आधार पर हमारी इकोनॉमिक का संचालन करती हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की तुलना के लिए नेशनल इनकम का सही मापन आवश्यक है ना। ये तो बात हुई कि क्यों अपनाया जाता है राष्ट्रीय आय को। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में इसके मीनिंग पे आते हैं कि राष्ट्रीय आय है क्या। सिंपल सा मीनिंग है, दो चीज़ों से मिलकर बना, एक राष्ट्र और दूसरा आय से मिलकर बना है। तो साधारणतः राष्ट्रीय आय का अर्थ जो है किसी भी देश में एक साल के अंतर्गत उत्पन्न होने वाली जितने भी गुड्स या सर्विसेज होते हैं उनका टोटल, ये कहलाता है राष्ट्रीय आय। अब इसको अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अपनी अपनी भाषा में बताया। तो जानते हैं सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो भारत की राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार एक डेफिनेशन है। तो इन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय आय अनुमान से अभिप्राय किसी भी दी हुई अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की मात्रा को बिना किसी दोहरी गणना के मापने से है। फिर इसी में और एक प्रोफेसर फिशर है, उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो मैंने दो डेफिनेशन बताई है। या हम ये कह सकते हैं कि नेशनल इनकम जो है मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ का एक टोटल है अथवा किसी निश्चित अवधि के लिए उत्पादन साधनों को दिए जाने वाले पुरस्कार का योग है। राष्ट्रीय आय की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। वो बहुत सारी चीज़ें कौन कौन सी हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो राष्ट्रीय आय का संबंध होता है वो किसी देश विशेष से होता है, जैसे भारत हुआ, जापान हुआ, अमेरिका हुआ, इटली हुई और अनेक देश उनसे होता है। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस जो होता है जो कि हर साल, है ना, वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर मालूम किया जाता है, ज्ञात किया जाता है इसको। और फिर राष्ट्रीय आय की जो कैलकुलेशन का आधार जो है, एक तो प्रोडक्शन है और दूसरा कंजप्शन है, ये दोनों हैं इसका आधार। और फिर राष्ट्रीय आय को मुद्रा की इकाइयों में मापा जाता है। मतलब जिस देश में ये गणना की जा रही है वहाँ की जो करेंसी होगी या वहाँ की जो मुद्रा होगी उसमें इसको मापा जाएगा। राष्ट्रीय आय में वस्तुओं और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है इसमें। और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य एक बार ही शामिल किया जाता है, अर्थात इसको दोहरी गणना से यहाँ पर बचाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने एक आपको मीनिंग बताया है और हम ये कहेंगे कि इस डेफिनेशन में ये चीज़ शामिल होंगी तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे चीज़ पर। इसमें है जो दूसरी चीज़ है इसमें कि राष्ट्रीय आय और उसकी गणना से संबंधित विभिन्न अवधारणा, वेरियस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, है ना।
सबसे पहले राष्ट्रीय आय और उसकी उत्पत्ति की गणना और उसका मेज़रमेंट के संबंध में निम्न अलग अलग धारणाएं हैं। सबसे पहली जो इसमें कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल या कुल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ क्या होता है कि किसी भी देश में एक साल की अवधि में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल योग से है ना। इसमें कभी कभी अर्थव्यवस्था की समस्त जो सप्लाई है, ऑल सप्लाई ऑफ इकोनॉमी, इसे ये भी कहा जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में जितनी भी वस्तु और सेवा उत्पादित की जाती हैं उन सभी के बाजार मूल्य के कुल योग को कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको राष्ट्रीय उत्पादन क्या है। अब सकल राष्ट्रीय उत्पादन का जो कैलकुलेशन की जाती है वो दो मेथड से किया जाता है। एक तो सबसे पहला आता है इसमें व्यय विधि और दूसरा आता है आय विधि। तो गणना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें सबसे पहले कि अंतिम उपभोक्ता वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को ही लिया जाना चाहिए। इसकी गणना मुद्रा में की जानी चाहिए। इसकी गणना में मुफ्त प्राप्त होने वाली वस्तु और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। फिर पूंजीगत माल को बाजार मूल्यों में होने वाले डिफरेंसेस के कारण जो लाभ हानि होती है उसको शामिल यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। और इसमें हस्तांतरण भुगतान एवं सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भुगतान को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जीएनपी क्या है और इसमें कौन सी मेथड काम में लाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो इसे कहा जाता है एनएनपी। तो ये क्या होता है जानते हैं कि जब सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से पूंजीगत साधनों के वार्षिक मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन को घटा दे तो जो शेष बचता है हमारे पास उसे हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। बहुत से हमारे इकोनॉमिक्स से इनको बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय भी इसे कहते हैं। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को उन्होंने इस रूप से परिभाषित किया जैसे यदि किसी देश में एक साल की अवधि में उत्पादित सभी प्रकार की अंतिम हमारी गुड्स और सर्विसेज के बाजार मूल्य को जोड़कर उसमें से मशीन्स इत्यादि के डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए तो जो शेष बचेगा उसे हम कहेंगे एनएनपी। और इसको कैसे इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है एनएनपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। एनएनपी को भी जीएनपी की तरह ही बाजार मूल्यों पर तथा साधन मूल्यों पर ज्ञात किया जा सकता है। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन आय उत्पादन अर्थात एनएनपी से उत्पादन में होने वाले वास्तविक वृद्धि या कमी को यहाँ पर ज्ञात किया जा सकता है ना। इसमें थर्ड आता है नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट एट नेट फैक्टर कॉस्ट, हाँ, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय आय अथवा साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, है ना। तो राष्ट्रीय आय या साधन लागत पर राष्ट्रीय आय प्राप्त करने के लिए शुद्ध राष्ट्रीय आय में से अप्रत्यक्ष करों को माइनस कर एवं सरकार से प्राप्त होने वाले डोनेशंस को जोड़कर प्राप्त होने वाली आय को साधन लागत पर राष्ट्रीय आय कहते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला होता है NI इक्वल्स टू NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़, है ना। इस प्रकार साधन लागत पर राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन का वह हिस्सा है जो कि उत्पादन के अनेक साधन जैसे लैंड है, हमारे
श्रम है, हमारी कैपिटल है, हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं उनकी सेवाओं के भुगतान के रूप में इन्हें प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट भाग अगले लेक्चर में कंटिन्यू हम करेंगे।